एपिसोड 71 अयान मीट्स मायरा। मायरा लक्ष्य की बहन को पढ़ाने के लिए उसके घर तक पहुंच गई थी। वो इस बात से अनजान थी कि लक्ष्य उसका भाई है जिसे आज वो पढ़ाने आई है। आज यहाँ एक सेमिनार भी होने वाला था जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। लॉन में सुनहरे शामियाने लगे थे, सजी हुई टेबलों पर सफ़ेद मखमली कवर, बीचों बीच ताज़े फूलों के गुलदस्ते रखे थे। मंच पर माइक और कुर्सियों की कतार थी जिनमें शहर की जानी मानी हस्तियों के नामों की नेम प्लेट लगी थी। मंत्री साहब के आलीशान बंगले के इस खुले लॉन में बाएं कोने पर एक छोटी सी प्रेस गैलरी भी बनी थी जहां कुछ मीडिया के लोग कैमरा सेट कर रहे थे। अंदरूनी हिस्से में हल्का क्लासिकल म्यूजिक चल रहा था और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि, उद्योगपति और नेताओं की फैमिली धीरे धीरे मंच के सामने बैठने लगे थे। यहां तक कि कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनका ताल्लुक डीडी ग्रुप, अरोड़ा ग्रुप और दूसरे ताकतवर बिजनेस हाउस से था। मायरा आज मंत्री साहब की बेटी निशा को ट्यूटर के तौर पर पढ़ाने पहली बार बुलाया गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वहां इतना बड़ा सेमिनार होने वाला है। एक कर्मचारी ने उसे कहा, मैडम, निशा अपने कमरे में है, आप वहीं जाए। मायरा ने नज़रों से पूरे लॉन का मुआयना किया। वहां की रौनक, लोग, माहौल सब कुछ देखकर वो खुद को इस भीड़ का हिस्सा नहीं मान पा रही थी। फिर भी वो अपनी फाइल और बैग संभालते हुए अंदर की ओर बढ़ी। दूसरी तरफ लक्ष्य, जो मंत्री साहब का बेटा था, अपनी बहन निशा के कमरे में हेडफोन लगाए बैठा था। निशा बोरियत से दीवार पर टिके हुए मॉडलिंग मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। अचानक लक्ष्य का फोन बजा और वो सीधा खड़ा हो गया। ये कॉल उसके पिता विक्रम की थी। बेटा लक्ष्य, सभी आ चुके हैं, जल्दी नीचे आ जाओ, विक्रम ने विनम्रता के साथ कहा। ओके डैड, लक्ष्य ने कहकर कॉल कट कर दी और जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हो भाई? निशा ने रोकते हुए पूछा। डैड ने बुलाया है, जाना जरूरी है, लक्ष्य ने रुककर कहा। और ट्यूटर? निशा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। आज ही तो आ रही है बेचारी, उसे भी थोड़ा मिनिस्टर साहब के घर के और यहाँ की फैसिलिटीज़ के मज़े लेने दे, लक्ष्य ने कहा और चल गया। भीड़ अपने अपने ग्रुप में बातों में मशगूल थी। कैमरों की लाइटें बार बार चमक रही थीं। मंच के सामने मंत्री साहब कुछ खास मेहमानों से मिल रहे थे कि तभी मुख्य दरवाजे से एक लंबी काली कार धीमे धीमे अंदर दाखिल हुई। कार के दरवाजे खुले और सबसे पहले कबीर बाहर निकला। वो आज काले फॉर्मल सूट में, कान में ब्लूटूथ लगाए हुए, हर दिशा में एक नज़र डालता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ा। सर, अब तैयार हैं, उसने फ़ोन पर धीमे से कहा। और फिर वहीं पीछे से अयान उतरा। सफ़ेद शर्ट के ऊपर डार्क ब्लू 3 पीस सूट, आंखों पर काले सनग्लासेस, चाल में एक अलग ही रॉयल ठहराव और आत्मविश्वास। जैसे ही वो कार से उतरा, वहां मौजूद लोगों की बातें रुक गईं। कुछ लोग उसे पहचानते थे, कुछ बस उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। कई कैमरे उसकी तरफ घूम गए। कबीर उसके पीछे पीछे चलता हुआ हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा था। मंत्री साहब के किसी सहायक ने फौरन दौड़कर उन्हें खबर दी, सर, अयान सिंह अरोड़ा आ चुके हैं। मंत्री साहब खुद उन्हें रिसीव करने आगे बढ़े। वेलकम मिस्टर अरोड़ा, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। मुस्कुराहट के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। अब मिनिस्टर साहब ने अपने बेटे लक्ष्य को आवाज़ दी और बुलाया। बेटा लक्ष्य, ये हैं शहर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप अरोड़ा ग्रुप के CEO अयान सिंह अरोड़ा। आजकल उनके प्रोजेक्ट्स का हर अखबार में जिक्र है। बहुत सुलझा हुआ और शानदार नौजवान है। लक्ष्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा वो ठिठक गया। सामने अयान खड़ा था, वही अयान, कॉलेज का वो लड़का जिसकी हालत देखकर लक्ष्य उसे अक्सर ताने मारा करता था। वो अयान जिसे नीचा दिखाने के लिए लक्ष्य ने रिद्धिमा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। और आज वो लड़का सामने खड़ा था, अरोड़ा ग्रुप का CEO बनकर, आसमान सा ऊंचा और आत्मविश्वास से लबरेज। अयान की नज़र जब मंत्री साहब के बराबर में खड़े लक्ष्य पर पड़ी तो उसकी नज़रों में इसका घिनौना चेहरा घूमने लगा। लक्ष्य वो लड़का था जिसने उसका प्यार छीना था, फिर मायरा के साथ बदतमीजी की थी। लक्ष्य भले ही अयान की असलियत से वाकिफ नहीं था, लेकिन अयान इसे बहुत अच्छे से जानता था कि ये किस की बिगड़ी हुई औलाद है। इन सब के बावजूद अयान आज बिल्कुल शांत खड़ा था। वो आज किसी भी तरह का कोई तमाशा नहीं चाहता था। उसमें नॉर्मल टोन में लक्ष्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर लक्ष्य, नाइस टू मीट यू। लक्ष्य के होंठ सूख गए। हाथ बढ़ाने की हिम्मत तो हुई, लेकिन दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिसे कल तक फटीचर समझता था, आज वही उसके पिता का खास मेहमान और शहर का सबसे ताकतवर युवा उद्योगपति बन चुका है। लक्ष्य ने पहली बार अपने अंदर अहंकार की हार महसूस कर रहा था। सेमिनार की शुरुआत हो चुकी थी। हर चेहरा गंभीर, हर निगाह मंच पर, और हर कुर्सी पर शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थीं। सामने एक खूबसूरत और भव्य मंच सजा था, जिस पर सुनहरे पर्दों की आड़ में सफ़ेद फूलों की सजावट की गई थी। अयान सबसे आगे की लाइन में बैठा था, उसके बगल में कबीर था। दोनों के हाथ में नोट्स और टैबलेट्स थे, लेकिन अयान की आंखें हर वक्त हर कोने पर घूम रही थीं। एक के बाद एक वक्ता मंच पर आकर अपनी बातें रख रहे थे। किसी ने देश की शिक्षा नीति पर बात की, किसी ने महिला सशक्तिकरण पर। तभी मंच पर एक नई आवाज़ गूंजी,
Now I invite Mr. Ranav Dhanraj from Dhanraj Group to come on stage and share his words. बस इतना सुनना था कि अयान की आंखों की पुतलियां फैल गईं। रानव, उसके होठों पर नाम धीमे से फिसला, लेकिन उसके अंदर आग जलने लगी थी। कुर्सी पर बैठा अयान थोड़ा आगे झुका, उसकी आंखें अब मंच पर थीं। रानव स्टेज की सीढ़ियां चढ़ता हुआ आया, अब तक सूट में, साफ सुलझे बालों में, बेहद प्रोफेशनल लहजे में, लेकिन अयान को पता था इस चेहरे के पीछे कितनी गंदगी छिपी है। रानव ने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर अमंग मुंबईज फाइनेस्ट माइंड्स एंड विजनरीज। रानव वो शख्स था जिससे अयान सबसे ज्यादा नफरत करता था। आखिर यही था वो जिसने मायरा को उस रात इतना मजबूर किया था कि उसे खुद को बचाने के लिए अयान को फंसाना पड़ा। सेमिनार हॉल के अंदर रानव की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन अयान का ध्यान अब वहां से हट चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की एक अलग ही लहर दौड़ रही थी। वो उस चेहरे को ज्यादा देर तक नहीं देख सकता था, जिसकी मौजूदगी ही उसके जख्मों को फिर से हरा कर देती थी। अयान अपनी सीट से धीरे से उठा, कुर्सी की घर्षण की आवाज़ में भी एक झुंझलाहट थी। वो शांत लेकिन तेज कदमों से सेमिनार हॉल से बाहर निकल आया। बाहर लॉन के एक कोने में एक सुनसान, हल्की रोशनी वाला हिस्सा था जहां न भीड़ थी, न कैमरे। दूसरी ओर निशा के कमरे का दरवाज़ा जब खुला तो हल्की सी खटकी आवाज़ के साथ मायरा अंदर दाखिल हुई। हाथ में एक फोल्डर और नर्म मुस्कान लिए वो सीधी निशा की ओर बढ़ी। कमरे में हल्का गुलाबी और सफ़ेद रंग का मेल था। हर कोने से ये एहसास होता था कि यहाँ एक आधुनिक लेकिन जिद्दी लड़की रहती है। हाय निशा, मैं मायरा हूँ, तुम्हारी नई ट्यूटर। मायरा ने मुस्कुराते हुए खुद को परिचित कराया। निशा ने एक उच्चती सी नज़र डाली, फिर हल्के से हाय कहा और मोबाइल को धीरे से साइड में रख दिया। चेहरा थोड़ा चिड़ा था, जैसे किसी ज़बरदस्ती से बिठाया गया हो। वो जानती थी कि नीचे उसका भाई लक्ष्य मौजूद है और जब वो होता है तो कोई ट्यूटर ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। लेकिन अभी वो अकेली थी और लक्ष्य फिलहाल नीचे था, इसलिए निशा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी। मायरा ने माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश की। तो शुरुआत करें। मुझे पता चला है तुम्हें पढ़ाई से ज़्यादा मॉडलिंग पसंद है। निशा ने आंखें घुमाईं और बेमन से कहा, हाँ लेकिन अब आप आ ही गई हैं तो पढ़ ही लेते हैं। मायरा हल्के से मुस्कुरा दी और टेबल पर अपने नोट्स खोलने लगी। निशा चेहरा टेढ़ा करके बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो चिढ़ थी जो पढ़ाई का नाम सुनकर हर बार जाग जाती थी। मायरा अब निशा को पढ़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती थीं, जैसे कोई बेचैनी दिल में दस्तक दे रही हो। तभी अचानक नीचे लॉन से माइक की एक जानी पहचानी आवाज़ उभरी, मुंबई नीड्स स्ट्रक्चर नॉट सिंपैथी। उस आवाज़ ने जैसे मायरा के रग रग में आग दौड़ा दी। उसके होठ वहीं ठहर गए, कलम हाथ में जमी रह गई, शब्द गले में अटक गए। वो एक झटके से खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो बालकनी पर पहुंची, नीचे का दृश्य उसके दिल में सुई सा चुभ गया। लॉन के बीचों बीच सुनहरे शामियानों के नीचे स्टेज पर एक बेहद आत्मविश्वासी अंदाज में बोल रहा था रानव धनराज। उसका सूट, उसकी मुस्कान और वो नफरत भरी आवाज़ जिसने एक रात में मायरा की जिंदगी को बदतर बना दिया था, आज फिर से उसके सामने थी। मायरा के चेहरे का रंग एक ही पल में उतर गया। उसका चेहरा डर से लाल और आंखें हैरानी से फैल गईं। जैसे ही उसकी नज़र रानव की तरफ गई, उसके हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं, उसके होंठ बुदबुदाए और वो तुरंत मुड़ी। कमरे में वापस जाकर उसने बेतहाशा अपने बैग और किताबें समेटनी शुरू कीं। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। निशा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ मैम, आप जा रही हैं? मायरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ गूंज रही थी, रानव धनराज यहाँ कैसे? वो जानती थी अगर उसने अब खुद को वहाँ रोका तो शायद फिर कभी खुद को बचा ना पाए। मायरा की आंखों से आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो, गुजरे वक्त का, जलील किए जाने का, और वो चेहरा जिसे वो मरकर भी नहीं देखना चाहती थी, वो आज उसके सामने था। वो सीढ़ियां लगभग दौड़ते हुए उतरी, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंची उसकी नज़र सामने के विशाल गेट पर पड़ी, जहां ठीक उसी के सामने स्टेज लगा था और उसी पर खड़ा था रानव धनराज। उसके कदम वहीं थम गए, उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर उसने अभी उस गेट से बाहर निकलने की कोशिश की तो रानव उसे देख लेता, और अगर रानव ने देख लिया तो नहीं नहीं। वो फुसफुसाए और तुरंत दिमाग ने एक कोना तलाशा और उसकी नज़र पड़ी स्टेज के पीछे की एक खाली दीवार पर। वो किसी भूले हुए साए की तरह उस दीवार की ओर भागी और वहां जाकर खुद को छिपा लिया। वहां अंधेरा था और सन्नाटा था भी। उसने दीवार से पीठ टिका ली, हाथ मुंह पर रख लिया ताकि सिसकियां बाहर न निकलें। लेकिन उसके आंसू अब भी लगातार बह रहे थे, गालों से गिरकर जमीन को भिगोते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन फिर भी वो वहीं चुपचाप खड़ी रही, डर और बेबसी में जकड़ी हुई।
उसके अंदर एक जंग चल रही थी, रहूं या भाग जाऊं, लेकिन उससे पहले उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नर्क से बचे कैसे। उसकी आंखें बार बार गेट और स्टेज की तरफ उठ रही थीं, और दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, प्लीज़ अयान एक बार बचा लो मुझे आज। अयान जो अपने को शांत करने के लिए थोड़ी देर बाहर आ गया था, लेकिन उसे याद आया कि उसका टैबलेट वो सेमिनार हॉल में ही छोड़ आया है। वो तेज़ कदमों से वापस अंदर आया और सीधा उस टेबल की ओर बढ़ा जहां वो बैठा था। जैसे ही उसने टैबलेट उठाया, उसकी नज़र स्टेज के पीछे की ओर एक हल्की सी परछाई पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, काले रंग की कुर्ती और जीन्स में बिखरे हुए बाल, चेहरा घबराया हुआ, आंखें डरी हुई, वो किसी कोने में सिकुड़ी सी खड़ी थी, जैसे खुद को किसी तूफान से बचा रही हो। मायरा। अयान के होंठों से खुद ब खुद नाम निकला। उसे यकीन नहीं हुआ, ये यहाँ कैसे? इसे तो मैंने विला से निकलने के लिए मना किया था। उसका पूरा ध्यान अब उसी ओर था। वो चुपचाप उसके करीब गया ताकि उसे चौंकाए बिना देख सके। मायरा ने उसे नहीं देखा था। उसकी पीठ दीवार से लगी थी, दोनों हाथ अपने सीने पर क्रॉस किए हुए, जैसे किसी खौफ को अपने अंदर समेट रही हो। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ कांप रहे थे। वो पूरी तरह से एक डरी हुई लड़की लग रही थी, जैसे उस महफिल में सबसे अकेली और सबसे खोई हुई। अयान का दिल एक पल को कांप गया। उसने करीब से देखा, वो मायरा थी। वो एक पल को वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध, शांत, लेकिन अगले ही पल उसका पैर खुद ब खुद आगे बढ़ा। उसने धीमे स्वर में, बहुत नरमी से पुकारा, मायरा। और मायरा की आंखें फौरन खुल गईं। उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि अब उसके सामने रानव नहीं बल्कि अयान था। मायरा अब क्या करेगी? अयान उसे बचाएगा या उसे विला से बिना बताए निकलने की सजा देगा? क्या रानव की मुलाकात आज इन दोनों से होगी? क्या रानव या लक्ष्य में से कोई मायरा को नुकसान पहुंचा पाएंगे? एपिसोड 72। रानव की भयानक आवाज सुनकर मायरा निशा के रूम से निकल गई थी और एक दीवार के पीछे जाकर छिप गई थी। तभी वहां अयान पहुंच गया और मायरा को इस तरह डरा हुआ देखा। मायरा, अयान ने नर्म लहजे में पुकारा। मायरा की आंखें जैसे ही अयान से टकराईं, उसका सारा डर, सारा तनाव एक पल में ढह गया। वो जैसे थक गई थी, लड़ते लड़ते, छुपते छुपते, सहते सहते। अयान को सामने देखकर उसकी भीगी पलकों में एक चमक आई, एक राहत, एक सुकून, जैसे बरसों बाद कोई अपना सामने खड़ा हो। उसका मन हुआ कि वो दौड़कर उसे गले से लगा ले, उसके सीने पर सिर रखकर सारे आंसू बहा दे, उससे कह दे, इतनी देर से तुम कहाँ थे? लेकिन फिर वो ठहर गई। अयान ने उसे ये हक नहीं दिया था। मायरा को याद आया कि कल ही तो उनकी लड़ाई हुई है। उसने बस सर झुका लिया। उसकी सांसें तेज थीं, कंधे कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शिकायत के। अयान सामने खड़ा, बस उसे देखता रहा। उसके मन में कई सवाल थे कि जब उसने उसे शाम तक विला से निकलने के लिए माना किया था तो वो यहाँ कैसे? लेकिन अभी इन सब बातों का सही समय नहीं था। उसने सिचुएशन को समझा और मायरा की हालत को महसूस करते हुए बहुत धीरे और नर्म लहजे में उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? मायरा। उसके शब्दों में चिंता थी, दर्द था और ढेर सारा अपनापन, लेकिन मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी भीगी आंखें अब भी झुकी हुई थीं, बस पलकें कांप रही थीं, मानो कोई जवाब अंदर ही अंदर टूटकर गिर रहा हो। अयान ने एक पल उसे देखा, फिर ध्यान से उसके कांपते हाथों को थाम लिया और बोला, चलो चलो यहाँ से, तुम यहाँ ठीक नहीं हो मायरा। वो एक कदम आगे बढ़ा, जैसे उसे इस डरावनी दुनिया से खींचकर अपने सुकून में ले जाना चाहता हो, लेकिन तभी मायरा ने बहुत धीमे से अपना हाथ छुड़ाया। अयान थोड़ा चौंका, उसकी आंखों में सवाल तैर गया। मायरा ने कांपते हुए होठों से कुछ नहीं कहा, बस धीरे से स्टेज की तरफ इशारा कर दिया, जहां रानव धनराज खड़ा था, माइक के सामने, ठहाकों और तालियों के बीच वो चेहरा जिससे मायरा की रूह कांपती थी। अयान की आंखें वहीं टिक गईं। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक गहरी कठोरता उतर आई, जैसे उसे अब सब समझ आ गया हो कि मायरा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। वो जानता था मायरा सबसे ज्यादा रानव से डरती है, क्योंकि उस रात जो भी उसने मायरा के साथ किया वो भूलना आसान नहीं था। अयान की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, आग। रानव को देखकर उसका खून उबलने लगा था। जिस शख्स ने कभी मायरा को तोड़ने की कोशिश की थी, आज उसे उसके सबसे महफूज साथ में दुनिया के सामने लाकर खड़ा करने का वक्त आ चुका था। अब देख रानव, तू मायरा को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। यही जज्बा लिए अयान ने बाईं तरफ खड़ी मायरा का हाथ कसकर थाम लिया। मायरा चौंक गई। अयान। मायरा के चेहरे पर खौफ तैर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाहता है। वो किसी भी सूरत में रानव के सामने जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन अयान अब रुकने के मूड में नहीं था। वो मायरा का हाथ पकड़कर खींचते हुए पूरे कॉन्फिडेंस और रॉयल अंदाज में आइकॉनिक वॉक के साथ आगे बढ़ रहा था। हर कदम गूंज थी। स्टेज के सामने तक आते आते मायरा की सांसें तेज हो गईं। उसकी नज़रें बार बार अयान को देख रही थीं, कभी गुजारिश से, कभी डर से। लेकिन अयान की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। उसके चेहरे पर एक ही इरादा था, अब ये लड़ाई मेरी है। अयान की मुट्ठी अब भी भिंची हुई थी, उसकी चाल में गुस्से की चिंगारियां थीं और उसकी नज़रों का एक एक तीर अब रानव की तरफ था। लेकिन जब वो दोनों स्टेज के सामने पहुंचे, तभी एक पल में सब रुक गया।
मायरा ने अचानक खुद को अयान के सामने कर लिया। अब वो रानव की तरफ पीठ किए खड़ी थी और अयान से बिल्कुल आमने सामने। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था, आंखों में आंसू नहीं, इस बार आग थी। जोश में होश नहीं खोते अयान। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन तीखी। अयान, जो गुस्से में रानव की तरफ बढ़ रहा था, मायरा को सामने देख रुक गया। तुम्हारे लिए ये सब आसान होगा पर मेरे लिए नहीं है, मायरा ने सख्त लेकिन आवाज़ को नीचे करते हुए बोला, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी इनकी बात सुने। ये कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से बाहर निकल गईं। अयान अब सिर्फ रानव को ही घिरी रहा था, उसने एक बार भी पीछे मुड़ के मायरा को नहीं देखा। भले ही रानव ने मायरा को अयान के साथ नहीं देखा था, लेकिन कोई था जो अब इस कहानी को कोई और हो डायरेक्शन दे बैठा था। वो था लक्ष्य। उसने मायरा को अयान के साथ देख लिया था और अब उसके दिमाग में अलग जी खिचड़ी पक रही थी। जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तभी अयान ने उस दिन मुझ पर, ये कहते हुए वो रुक गया। उसने घूरते हुए अयान को देखा जो रानव को घूरे जा रहा था और गुस्से से बोला, तू होगा जितना बड़ा आदमी, लेकिन अब देख मैं तेरी ये सेओ वाली पोस्ट की कमर कैसे तोड़ता हूँ। रानव की स्पीच खत्म हो चुकी थी। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा था। वो मुस्कुराते हुए मंच से नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े अयान से टकराई, एक पल के लिए हवा ठहर गई। वाह अयान सिंह अरोड़ा, लगता है किस्मत आज कुछ ज़्यादा हो मेहरबान है तुझ पर, इतनी शोहरत साथ में औरत, वाह अयान वाह, मजे कर ब्रो। ये कहते हुए रानव ने अयान के कंधे पर हाथ रख दिया। जब रानव स्पीच दे रहा था तो उसने एक लड़की को अयान के साथ देख लिया था। किस्मत नहीं, मेहनत। और हाँ, किस्मत तो सबके पास होती है, लेकिन उसे तकदीर में बदलने की काबिलियत हर किसी के पास नहीं। अयान ने शांत लेकिन चुभती निगाहों से कहा, तू अब भी वही है, जिद्दी और भरे गुस्से वाला। लगता है तुझे सबक अब तक नहीं मिला। तू जानता है मैं डीडी का मेंबर हूँ, उसके बाद भी तू मुझसे भिड़ने चला आता है, किसके लिए। रानव ने हंसते हुए कहा। ये दोनों ऐसे दिखा रहे थे जिसे देखकर सभी को लग रहा था कि दो बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जहरीले शब्दों की बौछार चल रही थी। सबक तो मैंने तुझे सिखाया था, याद है या भूल गया। तुझे तेरे ही बिजनेस में फंसाकर, अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। याद है, लेकिन देख डीडी को पावर कितनी जल्दी में उन सब टेंशन से फ्री हो गया। रानव में बाहों को फैलाते हुए कहा। अब अयान ने इसकी बात पर हल्के से मुस्कुराते हुए नजरें झुकाए और फिर सीधा उसके कॉलर को झाड़ता हुआ बोला, तू जिस नकली शान और छलावे की चादर ओढ़े घूमता है ना रानव, वो बहुत जल्द उतरने वाली है। डीडी के पीछे ज्यादा दिन नहीं छिप पाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन के रानव का चेहरा सख्त ही गया। उसने गुस्से मगर धीमे से कहा, तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही इस शहर में ताकतवर? याद रख, डीडी के आगे तेरी ताकत कुछ भी नहीं है। मैं रानव धनराज हूँ, जिनसे बड़े बड़े मंत्री और माफिया सलाम करते हैं और साथ बैठने के लिए तरसते हैं। अयान ने धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों में आग लिए कहा, बिल्कुल, और मैं वो हूँ जिसके आगे ये सब अपने घुटने टेकते हैं। याद रख रानव, मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ तेरा गुरूर बहुत जल्द दम तोड़ेगा। भीड़ अब तक यही सोच रही थी कि दोनों सिर्फ एक सौजन्य भरी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों का ताप, उनके लहजे की तल्खी और हर शब्द की गहराई ये साफ कर रही थी कि ये मुलाकात नहीं, एक ऐलान जंग थी। सेमिनार खत्म हो चुका था। भीड़ अब धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। अयान और उसके पीछे कबीर भी निकल चुके थे, लेकिन रानव अब भी वहीं खड़ा था जहां से उसने अयान और कबीर को जाते हुए देखा था। उसके अंदर एक चिंगारी जलने लगी थी, उसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो था अभी अयान को शूट कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अयान की कमजोरी पकड़ने का इरादा बना लिया था ताकि वो उसे तड़पते हुए देख सके। यही सब सोचकर उसने खुद को शांत किया और वहां से निकल गया। निशा अब भी पढ़ाई के नाम पर अपनी मैगजीन में खोई हुई थी। तभी दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। लक्ष्य अंदर आया। कहाँ गई तुम्हारी वो ट्यूटर? इतनी जल्दी क्लास खत्म कर दी क्या उसने? लक्ष्य ने अंदर आते हुए पूछा। पता नहीं भाई, मैं तो बस पढ़ रही थी, पर अचानक वो किताब बंद करके भाग गई। ना भाई बोला, ना कुछ समझ आया। निशा ने हंसते हुए मासूम अंदाज में कहा। वो ये कहते हुए अपनी मैगजीन से सिर उठाती है और जोर से हंस पड़ती है। लगता है भाई उसने भी मुझे हैंडल करने से पहले हार मान ली। निशा हंस रही थी, लेकिन लक्ष्य हंस नहीं पाया। वो जैसे सुन तो रहा था पर समझने की कोशिश कर रहा था। कहीं वो वही लड़की तो नहीं? लक्ष्य ने बड़बड़ाया। कुछ कहा अपने भाई? निशा ने पूछा। नहीं। हाँ, तुम्हारी ट्यूटर का नाम क्या है? मायरा, निशा ने जवाब दिया। और उसने क्या पहना था? लक्ष्य ने फिर सवाल किया। ब्लैक कुर्ती और जीन्स, निशा ने मासूमियत से कहा। यस, अब आएगा मजा, लक्ष्य ने खिलखिलाते हुए कहा। क्या हुआ भाई, आप उसे जानते हो? निशा ने क्यूरियस होकर पूछा। हाँ, बस ये समझ ले वो तुझे यहाँ पढ़ा नहीं पाएगी, लक्ष्य ने कहा और निशा के गाल नीच लिए। निशा भी इसकी बात सुनकर खुश हो गई। अगले दिन की सुबह थी। धूप हल्की थी, लेकिन अयान के दिमाग में तूफान उठा हुआ था। वो अपने केबिन की बड़ी सी खिड़की से परे देख रहा था, लेकिन निगाहें खाली थीं। टेबल पर उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर डीडी ग्रुप की फाइल खुली थी।
जहां वो हर एक लाइन वो बारीकी से पढ़ रहा था, नाम, डील, लोकेशन, हर एक चीज का रिकॉर्ड। तभी टप टप दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। मे आई कम इन, सर? कबीर की आवाज थी, वह हमेशा की तरह फॉर्मल और तेज। अयान ने सिर उठाया, आंखों के नीचे थकान की लकीरें साफ थीं। कम इन। कबीर ने धीमे से दरवाज़ा खोला और अंदर आकर एक हल्की सी फाइल बढ़ाई। सर, काव्या मल्होत्रा की कंपनी से मिस आलिया आए हैं द रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट की अपडेट देने। अगर आप चाहें तो मैं ही उसके साथ मीटिंग कर लेता हूं, या फिर? कबीर की आवाज़ थोड़ी संकोच भरी थी। अयान ने स्क्रीन से नज़र हटाई और एक पल के लिए सोचा। उससे कहो अंदर आए, उसने धीरे से कहा, लेकिन लहजा वही था, ठंडा मगर कंट्रोल में। कबीर ने सिर हिलाया और पीछे मुड़ गया, और अयान ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया। कबीर बाहर निकला और कुछ ही सेकंड में दरवाजे की दरार से आलिया अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में संयम था, लेकिन चेहरे पर साफ तनाव। आज वो रोज की तरह कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। आलिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर अरोरा। अयान चेयर से पीछे हटते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हुए। क्या अपडेट्स है रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट की? आलिया ने धीरे से हाथ में पकड़ी फाइल अयान की डेस्क पर रखी और गहरी सांस लेकर बोली। मिनिस्टर्स ऑफिस से एक नोटिस आया है। उन्होंने द रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिलहाल स्टे लगा दी है। अयान भौहें सिकोड़ते हुए, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? अब क्या करेगा अयान? प्रोजेक्ट पर स्टे किसने लगवाया था? अयान कैसे इसे हटवाएगा? क्या ये राणव या लक्ष्य को कोई चाल थी? लक्ष्य मायरा के साथ क्या करने वाला था? एपिसोड 73 था लास्ट नेम। आलिया अयान को उसके ऑफिस में द रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट के अपडेट देने आई थी। वैसे तो ये काम काव्य का था, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद अयान के सामने आ सके। क्योंकि जिस दिन अयान के रिश्ते की बात हॉस्पिटल में चल रही थी तो बाहर और कोई नहीं बल्कि काव्य खड़ी थी। वो डायरी जो अयान को उदयपुर में मिली थी वो भी काव्य की थी। वो अयान को अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन उसके रिश्ते की बात सुनकर उसका दिल किसी कांच की तरह टूट गया। आलिया ने अयान को बताया कि हमारे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है, जिसे सुनकर अयान हैरान रह गया। स्टे किसने लगाया है? अयान ने गुस्से से पूछा। आलिया ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, मिनिस्टर विक्रम प्रताप ठाकुर ने। आलिया ने जवाब दिया। इनका नाम सुनकर अयान को और जोर से झटका लगा, क्योंकि कल ही वो मिले थे, तब उनके हाव भाव से तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा जैसा कि आज उन्होंने ये हरकत करके क्या है। अयान समझ गया था ये सब उस लक्ष्य का किया धरा है। एनी रीज़न? अयान ने सख्त होते हुए कहा। द रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने एक रीज़न दिया है और वो है लोकल कल्चरल ऑब्जेक्शन। आलिया ने चेहरा गंभीर करते हुए बोला। अयान का चेहरा तन गया। उसने एक झटके में फाइल खोली और रिपोर्ट को घूरने लगा। उसके भीतर कुछ खोलने लगा था। कल्चरल ऑब्जेक्शन? लेकिन इससे तो हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है, अयान ने पन्ने पलटते हुए कहा। अयान मन ही मन सोच रहा था, कहीं ये सीधा हमला तो नहीं? क्या कोई और इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने पर तुला है? आलिया उसकी तरफ देख रही थी, जैसे वो उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सर, उनका कहना है कि बाहर से आए हुए लोग हमारी संस्कृति को सिर्फ एंजॉय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आलिया ने फाइल की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ये रीज़न बिल्कुल भी सही नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई और है। अयान ने फाइल बंद की और टेबल पर फेंकते हुए कहा। कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब गुस्से और शक की एक नई चिंगारी थी। अब क्या करना है सर? आप कहे तो पुलिस कंप्लेंट करें? आलिया ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, पहले देखते हैं। असल में मंत्री साहब को परेशानी हमारी संस्कृति से है या हमारी सफलता से? अयान ने गुस्से मगर ठंडी आवाज में कहा। एक और प्रॉब्लम है सर, आलिया ने हिचकिचाते हुए बोला। अयान खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। माथे पर शिकन थी, आंखों में गुस्सा और माथे की नसें टाइट। आलिया थोड़ी हड़बड़ाई हुई आवाज में फाइल को मेज पर रखते हुए बोली। सर, हमें फौरन कुछ करना होगा। अगली शादी जो रॉयल ड्रीम के तहत होनी है वो मुंबई में ही है, और बस 3 दिन बाद। 3 दिन? अयान ने चौंकते हुए बोला। जी सर, कपल अबू धाबी से आ रहा है। वीआईपी क्लाइंट हैं। रॉयल रजवाड़ा थीम की शादी होनी है। पूरी टीम तैयार है, हवेली बुक हो चुकी है, सजावट शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट पर यह बैन नहीं हटा तो सब कुछ रुक जाएगा। आलिया ने तेज लेकिन सधे हुए लहजे में कहा। इसका मतलब सिर्फ एक डील नहीं टूटेगी, हमारा इंटरनेशनल इमेज भी डैमेज हो सकता है। अयान का चेहरा गंभीर होता चला गया। और मिनिस्टर साहब शायद चाहती भी यही है कि रॉयल ड्रीम का लॉन्च इवेंट ही स्कैंडल बन जाए। अगर ये शादी कैंसिल होती है तो हेडलाइंस में आएगा, अरोड़ा ग्रुप फेल्ड टू डिलीवर इन इंडियाज ओन कल्चरल मार्केट। आलिया ने धीरे से सर झुकाते हुए बोला। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता, तुम जा सकती हो, अयान ने कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आलिया, जो बात खत्म करके जाने के लिए मुड़ी ही थी, अचानक ठिठक गई। उसकी चाल धीमी पड़ी और उसने पलटकर कहा। सर, एक और बात थी, उदयपुर से जुड़ी। पुलिस से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, अगर आप चाहें तो बताऊं?
अयान जो अब तक टेबल पर बिखरी फाइल्स देख रहा था, फौरन अलर्ट हो गया। उसकी आंखों में एक चिंगारी सी चमकी और वो सीधा खड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? आलिया ने धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था, पुलिस का कहना है कि वो इंडिया से बाहर के थे, शायद किसी इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हुए। उनकी पहचान साफ नहीं हो पा रही है, पासपोर्ट और आईडी सारे फर्जी निकले हैं और इसी वजह से वो अब तक पकड़े नहीं जा सके। ये सुनकर अयान का जबड़ा कस गया। और उस दिन उसी जगह पर बस्ती में जो ब्लास्ट हुआ था, उसका क्या वो हमारे केस से जुड़ा हुआ है? अयान ने गंभीर होकर पूछा। नहीं सर, वो हमारे केस से तो नहीं जुड़ा, लेकिन पता चल है कि कोई बिजनेसमैन है जो उस जगह को खाली कराना चाहता है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने ब्लास्ट करवाकर मासूम लोगों को जान और जगह दोनों छीन ली, आलिया ने गंभीर होकर कहा। अयान को उस आदमी और गुस्सा आ रहा था जिसमें इतनी घटिया हरकत की थी। नाम क्या है उसका? अयान ने गुस्से से पूछा। नाम सामने नहीं आया है, काफ़ी पावरफुल है इसलिए कोई उसका अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन हाँ, आलिया कहते कहते रुकी। अयान ने उसे ऐसे देखा जैसे आगे की बात जानने के लिए वो बहुत उत्साहित हो। वो मुंबई शहर का ही कोई बड़ा बिजनेसमैन है, इतना पता चला है, आलिया ने आगे बताया। थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, अब तुम जा सकती हो, अयान ने कहा और वो चली गई। अब अयान ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे और क्या करे। मुंबई में इस आदमी को ढूंढे जिसने हजारों मासूमों की जान ली है, या उन किडनैपर को पकड़ने के लिए स्पेशल एजेंट को हायर करे, या फिर मिनिस्टर से मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। उसके दिमाग में सभी बातें घूम रही थी। उसने अपना सर पकड़ते हुए कुर्सी और बैठ गया। थोड़ी देर सोचा, फिर नैना को कॉल लगाए और बोला, मिनिस्टर विक्रम प्रताप ठाकुर के साथ मीटिंग रखो। उधर से नैना ने हाँ में गर्दन हिलाई। और थोड़ी देर बाद नैना ने अयान को इन्फॉर्म किया कि सर, मिनिस्टर साहब आपसे उनके ऑफिस में मिलना चाहते हैं। अगर आपको मिलना है तो उनके ऑफिस ही जाना पड़ेगा। मिनिस्टर के ऑफिस जाने का मतलब था अयान का उनके सामने झुकना, मगर वो मजबूर था। अगर 3 दिन में इस मैटर को नहीं सॉल्व किया तो बिजनेस में उसका नाम खराब हो सकता था, और सिर्फ उसका ही नहीं, पूरे अरोड़ा ग्रुप पर संकट के बादल आ जाते। यही सब सोचकर उसने जाने का फैसला किया। मंत्री विक्रम प्रताप ठाकुर का ऑफिस, दोपहर का वक्त। मुख्य भवन के ऊंचे और भव्य दरवाजों के सामने अयान की कार रुकी। सिक्योरिटी चेक और आईडी वेरिफिकेशन के बाद अयान तेज लेकिन सधी हुई चाल में भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही रुतबा था, शांत लेकिन पूरी तरह सजग। ऑफिस के बाहर एक सीनियर स्टाफ मेंबर ने उसे देखा और फौरन खड़ा हो गया। स्टाफ ने आदर के साथ कहा, सर, मंत्री जी आपको अंदर बुला रहे हैं। वो पहले से ही आपकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। अयान बिना कुछ कहे सिर हिलाता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। भारी लकड़ी के उस दरवाजे को जब धकेल कर भीतर गया तो सामने कुर्सी पर बैठा मंत्री विक्रम प्रताप ठाकुर फाइल्स पलट रहा था। कमरे में एक गंभीर राजनीतिक सी खुशबू थी, रुतबे, ताकत और चालाकी की मिली जुली महक। अरे मिस्टर अरोड़ा, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ, क्या कोई गंभीर मसला है? मिनिस्टर साहब ने उसे जलाने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अयान कुर्सी खींचते हुआ सीधे स्वर में बोला, बात वाकई गंभीर है मिनिस्टर साहब। मैं जानना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रोजेक्ट पर रोक क्यों लगाए, और रीजन लोकल कल्चरल ऑब्जेक्शन का वो हल्का सा हंस और आगे बोला, असली कारण क्या है? विक्रम प्रताप थोड़ी देर तक चुप रहा। उसने अपनी कलम मेज पर रखी और अपनी पीठ कुर्सी से टिकाए। देखिए अरोड़ा साहब, मैं जानता हूं ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना अहम है, पर यहाँ बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि परिवार की है। ये शब्द सुनकर ही अयान समझ गया उसका शक सही था। वो अपने बेटे लक्ष्य की ही बात कर रहे थे। अगर आपको प्रॉब्लम थी तो कल सेमिनार में कुछ क्यों नहीं कहा? अयान ने तंज कसते हुए कहा। हर जवाब पब्लिकली नहीं दिया जाता, कभी कभी चुप रहना ही हालात को काबू में रखने का एक तरीका होता है। और रही बात प्रोजेक्ट की, तो जब कल्चर और पॉलिटिक्स टकराते हैं तो कारोबार को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, मिनिस्टर साहब ने धीरे धीरे कहा। और जब स्वार्थ और राजनीति हाथ मिलाते हैं तब शहर के सपने जलने लगते हैं। अयान ने गंभीर लहजे में कहा, फिलहाल तो आपका सपना जलेगा जिस तरह आपने मेरे बेटे का गाल पर तमाचा लगाकर मेरा सीना जलाया है, विक्रम ने अपना चश्मा उतरते हुए कड़क अंदाज में कहा। लक्ष्य ने विक्रम प्रताप को झूठी कहानी सुना दी थी कि एक लड़की जिसे वो पसंद करता था, उसे अयान ने उससे दूर कर दिया है और वो भी उसके साथ हो गई है। अयान ने उस पर हाथ भी उठाया था। ये सब लक्ष्य ने विक्रम को बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हाथ क्यों उठाया था। विक्रम जो अपने बच्चों के प्यार में अंधा था, उसने बिना कोई क्वेरी किए उसकी बात मान ली और अयान को सबक सिखाने के लिए उसका प्रोजेक्ट पर बैन लगा दी। अच्छा तो ये बात है, देखते हैं किसके सपने जलते हैं और किसकी कुर्सी, अयान ने गुस्से से कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया और वहां से निकलने के लिए जाने लगा। तभी विक्रम ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, विक्रम अगर अपने दुश्मनों को मुश्किल में डालता है तो उन्हें निकलने का रास्ता भी खुद देता है। अगर आप चाहे तो मैं बता सकता हूं कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए, लेकिन उसकी एक शर्त होगी, विक्रम कहते हुए रुके। अयान भी इनकी बात बिना मुड़े सुन रहा था।
इसका हल मैं आपको कल दोपहर ठीक 12 बजे ही बताऊंगा। विक्रम ने अयान के सामने एक चुनौती रख दी थी जिसका हाल भी वो उसे देने के लिए तैयार था, लेकिन उसमें भी एक शर्त थी। वो अयान को सिर्फ नीचा दिखाना चाहता था। अयान अपना रास्ता खुद बनाता है, अयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। इस बार नहीं बना पाओगे, बात भावनाओं की है, विक्रम ने फौरन कहा। देखते हैं, अयान ने कहा और बाहर चला गया। विक्रम ने बहुत सोची समझी चाल चली थी जिसमें उसने कल्चर का इस्तेमाल करके आसानी से अयान को फांस लिया था। विक्रम राजनीति चलाता है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि जनता का इस्तेमाल करके कुछ भी कराया जा सकता है। और यही पैंतरा उसने अयान के लिए चुना था, जिसमें उसने लोगों को ये बात बताई कि विदेश से आए हुए लोग उनकी संस्कृति के साथ मजाक बना रहे हैं। इसी बुनियाद पर उसने द रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट को रोक दिया था। और पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक विक्रम के साथ थी। ये मामला अयान जितना सीधा समझ रहा था उतना था नहीं। इसे सुलझाने के लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रात के 11 बज चुके थे। अयान जब से आया था किसी न किसी मुमकिन कोशिश में लगा हुआ था कि जैसे तैसे ये मामले रफा दफा हो जाए। अयान अपनी चेयर पर बैठा, कुहनी टेबल पर टिकाए, माथे को हथेलियों में छुपाए बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था जिसमें द रॉयल ड्रीम मुंबई वेडिंग सेटअप की तैयारी का कैलेंडर चमक रहा था। सिर्फ 3 दिन बचे थे। वो लगातार फ़ोन कॉल कर रहा था, 1, 2, 3। हर कॉल किसी से मदद मांगने के लिए, किसी अधिकारी से बात करने के लिए, कोई रास्ता निकलवाने के लिए। हेलो मिस्टर प्रशांत, हमें मिनिस्टर के ऑफिस से एक क्लियरेंस ब्लॉक हुआ है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? सॉरी मिस्टर अरोड़ा, ये ऊपर का आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों की थकान अब गुस्से में बदल रही थी। हेलो कमिश्नर राव, यू रिमेंबर आवर टॉक अबाउट कल्चरल ऑब्जेक्शन? देयर अ वेडिंग इन 3 days. अयान, आई अंडरस्टैंड, बट वी आर टोल्ड टू स्टे आउट ऑफ इट। इट्स पॉलिटिकल। एक और कॉल, एक और बंद दरवाज़ा। हर नंबर के बाद अयान का चेहरा थोड़ा और ढल जाता, जैसे किसी ने उस पर एक और बोझ डाल दिया हो। अब वो सिर टेबल पर रखकर चुप हो गया। कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर धीरे से उठा, पानी का गिलास लिया, लेकिन आधा ही पीकर टेबल पर रख दिया। उसका दिल कह रहा था, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये सब की मेहनत है, वो मेहनत जो मैंने काव्य की टीम को उदयपुर में करते हुए देखी थी। एक नाम है जो शायद इस प्रोजेक्ट को बचा सकता है, अयान ने खुद से कहा। आखिर कौन है आखिरी नाम? क्या अयान विक्रम के आगे झुकेगा? विक्रम अयान का 12 बजे क्या सॉल्यूशन देने वाला है? ये सब लक्ष्य क्यों कर रहा था? वो अयान से क्या चाहता था? एपिसोड 74, विक्रम की कंडीशन। अयान ने जहां द रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वो पहली बार महसूस कर पा रहा था कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। उसके जहन में अभी भी एक नाम बाकी था जो शायद उसकी मदद कर सकता था। अयान कुर्सी पर पीछे झुक चुका था। एक हाथ से वो माथे को दबा रहा था जैसे सोच को थामे हुए हो, और दूसरे हाथ की उंगलियां टेबल की लकड़ी पर बेसब्र थपथपा रही थीं। 3 दिन, उसने बुदबुदाते हुए कहा। 3 दिन और कुछ भी तय नहीं है। तभी अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं, उसकी आंखें एकदम ठहर गईं, जैसे किसी नाम ने उसके जहन में आवाज लगाई हो। वो धीरे से खुद से ही बोला, क्या दीदी इस मामले में मेरी मदद कर सकती है? कुछ देर चुप्पी रही। उसका चेहरा अब सवालों से भरा था। जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, वही अब मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। उसने सामने टेबल पर रखी डीडी की फाइल की तरफ देखा और बोला, उस औरत के हाथों में ताकत है, सिस्टम तक पहुंच है, अगर वो चाहे तो कल तक प्रोजेक्ट क्लियर हो सकता है। वो कुर्सी से उठकर धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। मन में आवाजें टकरा रही थीं। क्या तू अपने दुश्मन के सामने झुकेगा या फिर सब कुछ हार जाएगा? अयान रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली। अयान अब तक गहराई में डूबा हुआ था। डीडी का नाम मन में गूंज रहा था, उसकी ताकत, उसका रसूख और उसकी चालबाजियां। वो जानता था कि अगर कोई इस बंद रास्ते को खोल सकता है तो वो सिर्फ एक नाम है, डीडी। धीरे से उसने फ़ोन उठाया और उसका नंबर डायल करने ही वाला था कि फ़ोन की स्क्रीन की रोशनी उसकी आंखों में झलकने लगी और साथ ही उसकी रगों में कुछ पुरानी यादें उतर आईं। उस वाइब्रेटिंग स्क्रीन के पीछे उसे वो पल याद आने लगे। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कांपने लगीं। उसने गहरी सांस ली और फ़ोन की स्क्रीन को देखा जैसे वो एक जहर हो जिसे निगलना है। लेकिन नहीं, मैं उससे मदद नहीं मांग सकता, उसने बुदबुदाया जैसे खुद से लड़ रहा हो। अचानक ही उसने फ़ोन मेज़ पर फेंक दिया। वो मोबाइल कुछ इंच दूर जाकर गिरा और स्क्रीन एक हल्की सी आवाज़ के साथ नीचे टिक गई। अयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में एक जलती हुई नाराज़गी थी, अपने हालात से, अपनी मजबूरी से और सबसे ज़्यादा खुद से। फिर वो दीवार की तरफ मुड़कर गहराई में बोल पड़ा, डीडी के आगे झुकने से अच्छा है मैं विक्रम के आगे झुक जाऊं। उसने घड़ी की तरफ देखा। कल दोपहर 12 बजे उसने खुद मिलने के लिए बुलाया है। सुबह की ठंडी हवा कॉलेज के गलियारों से होती हुई मैदान की ओर बह रही थी। चारों तरफ छात्रों की हलचल थी, कोई लेक्चर में जाने को भाग रहा था तो कोई कैंटीन की ओर मुड़ रहा था।
अयान अपने हाथ में बैग थामे जैसे ही पार्किंग की ओर बढ़ा, उसकी नज़र दूर खड़ी मायरा पर जा टिकी, जो अपनी दोस्त रीमा के साथ कुछ बातों में मशगूल थी। वो आज हल्के नीले रंग के कुर्ते में थी, बाल खुले थे और आंखों में वही पुरानी सी थकान जिसे अयान शायद अब पहचानने लगा था। अयान के कदम ठिठक गए। एक पल को वो बस उसे देखता रह गया, फिर हल्की लेकिन ठहरी हुई आवाज़ में पुकारा, मायरा। मायरा ने आवाज़ सुनी तो चौंक कर पीछे मुड़ी। ओह अयान, रीमा ने मायरा को हल्का धक्का देते हुए धीरे से कहा। उसके चेहरे पर मायरा से ज़्यादा खुशी थी, लेकिन मायरा जानती थी अयान क्यों बुला रहा है। उसने रीमा को वहीं रुकने का इशारा करते हुए अयान की तरफ कदम बढ़ा दिए। दोनों एक साइड कॉरिडोर के कोने की ओर चले आए जहां भीड़ कम थी। वहां सुबह की धूप दीवार से टकरा कर जमीन पर बिछी हुई थी। अयान ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। कॉरिडोर की दीवार से टिके अयान ने कुछ पल मायरा को वैसे ही देखा जैसे उसकी आंखें उसके जवाब तलाश रही हों। कल तुम उस मिनिस्टर विक्रम प्रताप ठाकुर के घर क्यों गई थी? अयान का लहजा सधा हुआ था, लेकिन उसमें एक अलग कड़वाहट थी जो मायरा को चुभ गई। मायरा एक पल को चौंकी। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक उभरी। आखिर वही सवाल जिससे वो बच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बताओ या नहीं। मैं। उसने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं, जैसे दिल और जुबान के बीच कोई लड़ाई चल रही हो। फिर एक गहरी सांस लेकर मायरा ने खुद को संभाला और साफ आवाज में बोली, मैं वहाँ सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने गई थी। उनकी बेटी निशा को मैं होम ट्यूशन देती हूँ, और वो मेरा एकमात्र सहारा है मेरे सपोर्ट का। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि वहाँ रानव मिलेगा। आखिरी शब्द कहते हुए उसकी आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो गई। वो सिर्फ एक दिन का मेहमान था, सेमिनार में इनवाइटेड था। अयान ने उसे बताया। अच्छा, मतलब अब मैं वहाँ का सकती हूँ? मायरा ने एक लंबी सांस लेते हुए पूछा। अयान ने एक क्षण चुप रहकर उसकी बात को महसूस किया। फिर वो सामने आया, उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला, अब तुम वहाँ दोबारा नहीं जाओगी? मायरा ने सिर उठाकर उसे देखा, थोड़ी हैरानी, थोड़ी नाराजगी लिए। क्यों? उसकी आंखें पूछ रही थीं, लेकिन होंठ खामोश थे। ये कहते हुए अयान वहाँ से निकल रहा था, लेकिन मायरा ने पीछे से कहा, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? इसका जवाब देने के लिए अयान मुड़ा और उसके आंखों में देखता हुआ बोला, क्योंकि वो घर लक्ष्य का है और लक्ष्य मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए। लक्ष्य? मायरा ने बुदबुदाया। कौन लक्ष्य? वही जो तुम्हें उस दिन मॉल में एक दिन। अयान कहते हुए रुक गया, लेकिन मायरा को याद आ गया। अब अयान बिना और कुछ कहे वहां से निकल गया। मायरा खड़ी होकर सोच रही थी। अयान को उससे जुड़ी हर बात याद रहती है, चाहे वो खुद भूल जाए। लेकिन लक्ष्य भी इसी कॉलेज में पढ़ता था और मायरा को जानता था, लेकिन उसने दोबारा मायरा को तंग करने या कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की थी जो उसे परेशान करे। वो चाहता तो यहाँ मुझसे बदला ले सकता था। यही सब सोच के मायरा जाते हुए अयान को देख रही थी। तभी रीमा ने अचानक मायरा की कोहनी में हल्का सा धक्का मारा और आंखें नचाते हुए बोली, तो मैडम बताओ तो सही, चल क्या रहा है? ये अयान से कॉलेज में अचानक प्राइवेट बातचीत, और फिर ये उदास सी आंखें, कहीं कुछ सीरियस तो नहीं? मायरा का चेहरा एक पल में गुलाबी हो गया। उसने नज़रें घुमा लीं और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं चल रहा, पागल हो गई है तू, कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। रीमा ने दोनों भौहें उठाईं और एक फिल्मी डायलॉग के अंदाज में बोली, हाँ, मैं ही पागल हूँ, लेकिन तू जो अचानक खामोश हो गई है, वो सब क्या है? और ये अयान का अब वहाँ नहीं जाओगी वाला डायलॉग, ये तो वही पुराने ज़माने के हीरो वाला ऑर्डर था। उसने अयान की बात दूर से कान लगाकर सुन ली थी। मायरा ने झेपते हुए उसे टोका, रीमा बस कर अब। लेकिन रीमा कहाँ रुकने वाली थी। वो आगे झुकी और धीमे से कान में बोली, देख मायरा, मैं तो कब से समझ गई थी कुछ तो है तुम्हारे और अयान के बीच, और अब तो तुम भी इनकार नहीं कर सकती। सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, तेरी भी आंखों में फिक्र झलकती है। मायरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। रीमा उसकी पीठ पर हाथ मारती हुई बोली, चल बता, कब कार्ड बांटना है? ये सुनकर मायरा ने हल्के गुस्से में अपनी किताबें उठाकर बोली, बहुत बोलती है तू, और हंसते हुए रीमा की पीठ पर किताब से हल्का सा वार कर दिया। रीमा शरारती अंदाज में पीछे हटती हुई बोली, अरे बाबा, मजाक कर रही थी। ये कहते हुए वो जोर से हंसते हुए भागने लगी। मायरा उसके पीछे 2 कदम चली, लेकिन रुक गई। उसका चेहरा अब मुस्कुराहट से सजा था, लेकिन आंखों में कुछ और भी था, एक सवाल, एक हलचल, एक बेचैनी। रीमा तो मजाक में सब कह गई थी, लेकिन उसके लफ्ज मायरा के दिल की दीवारों पर गूंजने लगे थे। क्या वाकई कुछ है मेरे और अयान के बीच? ये सवाल उसने पहली बार खुद से किया था। वो इस एहसास को समझ भी रही थी और उससे बचने की भी कोशिश कर रही थी। कभी कभी कुछ जज्बात इतने अनकहे होते हैं कि वो पूरी तरह सामने आने से पहले ही दिल को हिला जाते हैं। आज वही मायरा के साथ हो रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 की ओर बढ़ीं, अयान ने अपने हाथ की घड़ी देखी और एक गहरी सांस लेते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने पहले से ही मंत्री विक्रम प्रताप ठाकुर से मिलने की अपॉइंटमेंट ली थी और अब वो उनके ऑफिस जाने वाला था।
लेकिन जैसे ही उसने अपनी जैकेट उठाई, फोन की स्क्रीन जल उठी। एक नोटिफिकेशन आया था। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही अयान की भौहें सिकुड़ गईं। लोकेशन चेंज, अब मुलाकात ऑफिस की बजाय फार्म हाउस में होगी। उसके नीचे एक और लाइन चमक रही थी, मिनिस्टर साहब इस वक्त फार्म हाउस पर हैं, जहां एक प्राइवेट पार्टी चल रही है। अयान कुछ पल खामोश खड़ा रहा। पार्टी, ये मुलाकात अचानक से इतनी निजी क्यों हो गई थी? फार्म हाउस की दीवारों से टकराती हुई लाइटों की चमक और धीमी लेकिन गूंजती हुई म्यूजिक की धुनें, चारों तरफ रौनक बिखरी हुई थी। बड़े बड़े सफ़ेद शामियाने हल्की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए किसी शाही महल का एहसास दे रहे थे। हर कोने को खूबसूरती से सजा गया था, फूलों की मालाओं, क्रिस्टल लाइट्स और विदेशी सजावट से। फर्श पर लाल कालीन बिछा था, जिस पर भारी जूतों और हील्स की धीमी परतदार आहटें गूंज रही थीं। पार्टी के मेहमान सभी शहर के जाने माने कारोबारी, राजनेता और मीडिया से जुड़े चेहरे थे। सबके हाथों में ड्रिंक्स के ग्लास थे और चेहरों पर नकली मुस्कानें। कोई किसी से बिजनेस की बात कर रहा था तो कोई सिर्फ दिखावे में मशगूल था। मिनिस्टर विक्रम प्रताप ठाकुर सफ़ेद कुर्ता पायजामा के ऊपर सिल्क की शेरवानी पहने एक गोल्डन ग्लास लिए मेहमानों से बात कर रहे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी राजनीतिक चालाकी झलक रही थी और होठों पर चिरपरिचित मिलनसार मुस्कान। उनके आसपास 2-3 बॉडीगार्ड साए की तरह खड़े थे। फार्म हाउस के एक कोने में एक प्राइवेट टेंट एरिया बना था, जहां कुछ बेहद खास मेहमानों को आने की अनुमति थी। वहां की लाइटें थोड़ी धीमी और माहौल थोड़ा रहस्यमय था। और अब इस रंगीन भीड़ और बनावटी रोशनी में एक साया दाखिल होने वाला था। काले सूट में, तेज नज़र और तनकर चलता हुआ अयान का कदम जैसे ही फार्म हाउस के अंदर पड़ा, वहां की हवा कुछ पल को ठहर गई। काले 3 पीस सूट में, सलीके से संवरे बाल और हल्की सी दाढ़ी में वो इस भीड़ में भी सबसे अलग नजर आ रहा था। उसकी चाल में वही ठहराव और आंखों में वही जानी पहचानी आग थी, जैसे कोई जवाब लेने आया हो। गेट से अंदर आते ही कुछ चेहरों ने पलटकर उसकी ओर देखा, कुछ ने उसे पहचाना, कुछ ने बस उसकी मौजूदगी को महसूस किया। अयान की नज़रें किसी को नहीं खोज रही थीं, क्योंकि वो पहले ही तय करके आया था कि उसे किससे मिलना है। वो धीरे धीरे लाल कालीन पर चलता हुआ आगे बढ़ा। चारों तरफ पार्टी की रौनक थी, पर उसके लिए आज ये महज एक दिखावा था। कबीर भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके कान में धीरे से बोला, सर, मिनिस्टर साहब स्टेज के पीछे वाले प्राइवेट सेक्शन में हैं, शायद किसी खास मेहमान के साथ। अयान ने बस हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़ा। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। जवाब में अयान ने सिर्फ एक हल्की सी झलक दी और बिना रुके चलता रहा। प्राइवेट सेक्शन की ओर बढ़ते हुए अयान की नज़र उन चेहरों पर भी पड़ी जो इस डील में शामिल हो सकते थे। कुछ बिजनेस टाइकून, कुछ राजनीतिक चेहरे और 2-3 जाने पहचाने पत्रकार। जैसे ही वो उस सफ़ेद पर्दों वाले टेंट एरिया में दाखिल हुआ, वहाँ माहौल थोड़ा सघन था। सिगार की हल्की खुशबू, धीमी म्यूजिक की आवाज़ और मिनिस्टर की गंभीर लेकिन धीमी हंसी गूंज रही थी। अयान की मौजूदगी ने वहां बैठे विक्रम प्रताप ठाकुर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मिनिस्टर ने थोड़ा चौंकते हुए अयान को देखा, फिर ग्लास टेबल पर रखते हुए बोले, मिस्टर अरोड़ा, आपको देखकर अच्छा लगा, लेकिन आपने आने में थोड़ी देर कर दी। अयान धीमे लेकिन ठोस लहजे में मुस्कुराया और बोला, लेकिन मंजिल वही है मिनिस्टर साहब, बस रास्ता आपने बदल दिया था। माहौल एक बार फिर गंभीर हो चुका था। 2 ताकतवर इंसान एक दूसरे के सामने थे और एक टकराव की नींव रखी जा रही थी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अयान ने सीधा सवाल करते हुए कहा। आप खुद आए हैं अपनी परेशानी का हल ढूंढने, विक्रम ने चेहरे पे शातिर मुस्कान लाते हुए। तो बताइए क्या है वो सॉल्यूशन? अयान ने झट से कहा। इतनी भी क्या जल्दी है? पीछे से किसी ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ये लक्ष्य था, जो अब अयान को घूरता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिनिस्टर साहब की पार्टी में आया है, थोड़ा एंजॉय तो कर ले, लक्ष्य ने वाइन का सीप लेते हुए कहा। अब अयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तेरी इस पार्टी की शराब से अच्छा तो मैं अपनी कैंटीन से चाय पी लूँ। वही कैंटीन, याद है न, जो तूने बर्बाद करने की कोशिश की थी और मैंने तुझे कितनी बुरी तरह पीटा था, ये बताया तूने अपने बाप को। जबान संभाल कर भूल मत कहाँ खड़ा है। लक्ष्य ने 2 कदम अयान की तरफ बढ़ाए और गुस्से में दांत किसते हुए कहा। अपने शहर मुंबई की सरजमीन पर खड़ा हूँ, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर लक्ष्य पूरी तरह आग बबूला हो गया। तेरा ये घमंड अभी टूटेगा, लक्ष्य ने ग्लास को जमीन पर फेंकते हुए कहा। लक्ष्य और अयान एक दूसरे को घूर रहे थे, तभी मिनिस्टर साहब ने बीच में कूद पड़े। अगर तुम अपना प्रोजेक्ट वापस शुरू करना चाहते हो तो आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी मिस्टर अरोड़ा, या उसे हमारी शर्त समझे, मिनिस्टर साहब ने पीछे से कहा। अयान उन्हें देखने लगा। आखिर क्या चाहते थे विक्रम अयान से? क्या अयान उनकी शर्त पूरी कर पाएगा? क्या वो अयान की जिंदगी से जुड़ी है? एपिसोड 75 मायरा की दुविधा। अयान और लक्ष्य में बहस शुरू हो गई थी। तभी बात को संभालते हुए मंत्री साहब ने अयान के सामने अपनी शर्त रख दी। विक्रम प्रताप ठाकुर ने ग्लास को धीरे से टेबल पर रखा, फिर कुर्सी से तनकर सीधे अयान की आंखों में आंखें डालकर बोले,
जिस लड़की की वजह से तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया उसे लेकर आओ। उनकी आवाज़ में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन हर शब्द सत्ता के गुरूर से लिपटा हुआ था। और उसे कहो कि मेरे बेटे लक्ष्य से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, तब हम सोचेंगे कि तुम्हारे उस रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट से स्टे हटाया जाए या नहीं। ये बात कहते ही उन्होंने पास खड़े अपने बेटे लक्ष्य की ओर देखा, जो उस वक्त काले सूट में हाथ जेब में डाले खड़ा था, आंखों में वही घमंड और होठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान लिए। लक्ष्य धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अयान के पास आया और बेहद धीमे मगर चुभते हुए लहजे में बोला, कभी सोचा भी नहीं था कॉलेज का सबसे फटीचर लड़का इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी एक दिन मेरे सामने ऐसे झुकेगा। लेकिन लगता है तेरी किस्मत में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि मायरा अयान की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उससे माफ़ी मंगवाकर अयान को नीचा दिखाना चाहता था। अगर इसे उस थप्पड़ का बदला लेना होता तो ये कॉलेज में कभी भी ले सकता था। विक्रम प्रताप ठाकुर की बातें जैसे अयान के कानों में बर्छी सी चुभ गईं। उसके चेहरे का रंग पल भर में उतर गया। वो दंग रह गया। अयान की आंखें एकटक सामने देखते हुए जैसे गहरी सोच में डूब गई थीं। लेकिन ये सिर्फ उसकी ईगो की नहीं, बल्कि उन लोगों की मेहनत की लड़ाई थी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ एक शादी का इवेंट नहीं था, वो सैकड़ों लोगों की नौकरी थी, कई परिवारों की रोटियां थी और खुद अयान की इज्जत, उसका सपना। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक तरफ मायरा थी, वो लड़की जो उसकी जिंदगी से जुड़ी थी, जिसकी आंखों में दर्द देखना भी उसे बर्दाश्त नहीं था। और दूसरी तरफ उसका सपना था, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने में सिर्फ उसका ही नहीं, उसके पूरे स्टाफ का पसीना लगा था। अयान सोच में डूबा हुआ था कि मिनिस्टर विक्रम अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए और हाथ में फिर से ग्लास उठा लिया, जैसे ये डील अब उन्हीं के इशारों पर चल रही हो। वो एक घमंडी राजा की तरह बोल उठे, देखो अयान साहब, दुनिया के हर सौदे में एक कीमत होती है और तुम्हारे प्रोजेक्ट की कीमत है तुम्हारा अहम और उस लड़की की झुकी हुई गर्दन। कुछ देर की खामोशी के बाद अयान की आंखों में ठहराव आया। उसने गहरी सांस ली और अंदर से एक फैसला लिया। लक्ष्य, जो अब तक अपने चेहरे पर जीत की वो घटिया मुस्कान लिए खड़ा था, जैसे कोई खिलौना जीत गया हो। अयान उसके करीब पहुंचा और हल्की आवाज में बोला, अगर तुझे लगता है कि एक थप्पड़ की सज़ा एक माफ़ी है, तो सोच उस थप्पड़ की सज़ा क्या होगी जो तू अब खाने वाला है। ये कहते हुए अगले ही पल थड़ाक एक जोरदार थप्पड़ लक्ष्य के गाल पर पड़ा, इतना तीखा कि वहां खड़े सब लोग सहम गए। लक्ष्य लड़खड़ा गया, उसका चेहरा घूमा और साथ में उसकी वो बेहूदी मुस्कान भी उड़ गई। उसके गाल पर लाल निशान बन गया था। विक्रम प्रताप चौंक कर खड़े हो गए, उनके चेहरे पर गुस्से और हैरानी की लहर थी। लेकिन अयान वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। अब ये सोचकर बताओ कि माफ़ी मंगवाने मैं किसे लेकर आऊं, अयान ने बर्फ जैसे ठंडे लहजे में कहा। विक्रम प्रताप के फार्म हाउस की रौनक अब एक सियासी अखाड़ा बन चुकी थी। अयान का थप्पड़ जैसे लक्ष्य के पूरे अस्तित्व पर पड़ चुका था। भीड़ सन थी और लक्ष्य का दिमाग अब भी अपनी जगह पर नहीं लौटा था, लेकिन अगले ही पल उसने झपट्टा मारा। तुझे तेरी औकात दिखाता हूं, कहता हुआ लक्ष्य अयान पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन धड़ाक, अयान ने एक ही झटके में उसका हाथ पकड़ा, उसे इतनी तेजी से मरोड़ा कि लक्ष्य की चीख निकल गई और अगली ही सांस में अयान ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। धम्म, लक्ष्य औंधे मुंह गिरा। पार्टी की रौनक एक खौफनाक चुप्पी में बदल गई। अब मंत्री विक्रम प्रताप का चेहरा लाल हो गया था। गार्ड्स, उन्होंने गुर्राकर अपने आदमियों को इशारा किया। तुरंत 3 से 5 आदमी आगे बढ़े, हथियार ताने अयान की ओर। सुरक्षाकर्मी बंदूकें सीने पर ताने खड़े थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कबीर एक कदम आगे बढ़ा, अपना फोन जेब से निकालकर हवा में लहराया और बोला, सोचना भी मत। कबीर की आंखों में आग थी और आवाज में बारूद। अगर अरोड़ा ग्रुप के सीईओ को एक खरोंच भी आए तो इस शहर की सड़कों पर धुआं फैलेगा। मुंबई जलेगी और तुम्हारी ये कुर्सी भी आग में भस्म हो जाएगी। चारों तरफ सांसें थम चुकी थीं। अयान अब भी शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ लिखा था जो कहती थी कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। फिर उसने एक लंबी धीमी सांस ली, जैसे अपने गुस्से को सीने में दफन कर रहा हो, जैसे किसी ज्वालामुखी ने खुद को बस कुछ वक्त के लिए रोक लिया हो। और फिर वो मुड़ा, बिल्कुल एक शेर की चाल में, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई डर। बस उसकी पीठ की खामोशी ही उसका जवाब थी। वो वहां से ऐसे निकला जैसे जंगल का असली मालिक अपने इलाके से गुजरता है। कबीर भी उसी रौ में पीछे चल पड़ा। पीछे छूट गए मंत्री, लक्ष्य और उनके हथियारबंद लोग, लेकिन उनके इरादे अभी भी डगमगाए नहीं थे। शाम का वक्त था। अयान अपने केबिन में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। उसने इरादा बना लिया था कि चाहे ये प्रोजेक्ट डूब जाए, लेकिन वो मायरा से ये नहीं कहेगा कि उसे मेरी वजह से माफ़ी मांगनी है। अयान ये सब सोच ही रहा था कि पहले नैन फिर कबीर के मैसेजेस आना शुरू हो गए। दोनों के पास एक ही सवाल था कि अब आगे क्या करना है। दूसरी तरफ लक्ष्य अपनी हार को आसानी से हजम करने वालों में से नहीं था। उसके अंदर का जहर अब और ज़्यादा फैलने लगा था।
वो जानता था कि अयान ने उसे सरेआम बेइज्जत किया है और उसका घमंड कुचल कर रख दिया है, लेकिन अब उसका निशाना मायरा थी। वो अपने आलीशान घर के प्राइवेट ऑफिस में बैठा था, हाथ में फ़ोन घुमाते हुए मुस्कुराया और अपने स्टाफ को इशारा किया, उसे बुलाओ, एक ट्यूटर की तरह। उसके स्टाफ ने मायरा को कॉल की, बड़े अदब से, मीठे शब्दों में, और इस बहाने से कि उसके एग्जाम आने वाले हैं, उसे पढ़ाने की ज़रूरत है। मायरा ने कुछ देर सोचा, फिर आने के लिए हाँ कर दी। वो नहीं जानती थी कि ये कॉल किस मंशा से की गई है। लक्ष्य अब खिड़की के पास जाकर मायरा का इंतजार कर रहता। बाहर नज़र डालते हुए उसने खुद से कहा, अयान सिंह अरोड़ा, लगता है तुझे उस लड़की से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। अब देखता हूँ, जब मैं उसे अपनी बिसात पर चलाऊंगा तो तू कितना बेबस नजर आएगा। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी और होठों पर एक जहरीली मुस्कान। शाम के 6 बजे कॉलेज खत्म होने के बाद मायरा विक्रम की हवेली पहुंच गई थी। पिया को पढ़ाने का टाइम 8 बजे का था। वो बाहर खड़े होकर भी बस यही सोच रही थी कि अंदर जाए या नहीं। अयान ने उसे मना किया था, फिर भी उसने जाने का इरादा बना लिया और वो हवेली में दाखिल हो गई। मायरा जैसे ही निशा के कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र चारों तरफ घूमी, लेकिन कमरा खाली था। न किताबें खुली थीं, न कोई पढ़ाई का माहौल था। तभी एक ठंडी, नीची हंसी उसके कानों में पड़ी। इतनी जल्दी भी क्या है, मैडम? पीछे से आवाज़ आई और वो चौंक कर मुड़ी। सोफे पर बैठा लक्ष्य एक पैर घुटने पर चढ़ाए उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर वही गंदी मुस्कान जो मॉल में दिखी थी, जो किसी शरीफ इंसान की नहीं बल्कि एक घटिया सोच वाले इंसान की पहचान थी। निशा कहाँ है? मायरा ने सख्त आवाज़ में पूछा। निशा को तो भेज दिया बाहर, आज काम तुझसे है, उसके लहजे में घिन थी। मायरा का चेहरा तमतमा उठा। वो पलटी। मैं जा रही हूँ। मायरा में जल्दी से निकलना चाहा, लेकिन लक्ष्य फौरन उठकर सामने आ गया और रास्ता रोकते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों? एक बार मेरी बात सुन तो ले। जिस थप्पड़ की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, उसका हिसाब अभी बाकी है। मायरा ने उसकी आंखों में देखा, वहां एक अजीब पागलपन था। वो इस मॉल में हुए सीन की बात कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से, मायरा ने डरते हुए कहा और जाने लगी। लेकिन लक्ष्य फिर से उसके रास्ते में आया और बोला, अगर अपने उस अयान को बचाना है तो वो काम कर जो मैं कहूँ, वरना तेरा वो आशिक बर्बाद हो जाएगा। ये शब्द सुनकर मायरा ने घृणा से उसकी ओर देखा, लेकिन उसके मन में डर की एक लहर उठ चुकी थी। वो समझ चुकी थी, ये सिर्फ लक्ष्य का पागलपन नहीं, इसके पीछे कोई गहरी चाल है। उसे अब लग रहा था कि अयान सही कह रहा था, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर अब अफसोसों का भी कोई फायदा नहीं था, वो पूरी तरह फंस चुकी थीं। मायरा ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और नंबर डायल करने लगी। नहीं, लक्ष्य ने फ़ोन हाथ से छीनते हुए कहा। निशा का कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। मायरा गुस्से से भरी खड़ी है और लक्ष्य सामने बैठा हुआ बेहद ठंडे लहजे में बोला, तुझे क्या लगा मायरा? पहले तू और फिर अयान ने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ा हीरो बन गए। अब तुझे पता चलेगा कि रियल गेम क्या होता है। देखो, अपनी लिमिट में रहो वरना मैं पुलिस में। मायरा ने दांत भींचते हुए कहा। पुलिस? वो तो हमारे जेब में रहती है। लक्ष्य हंसते हुए उसे रोकते हुए कहा। चाहते क्या हो तुम? मायरा ने अब थकी हुई आवाज में बोला। तेरा झुका हुआ सर और उस अयान का गरुड़ टूटते हुए देखना चाहता हूं मैं, लक्ष्य ने ठहरी आवाज में बोला। मायरा का चेहरा फक पड़ जाता है। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने रोते हुए कहा। क्योंकि तुमने मुझे जलील किया है, अब वक्त है तुम्हें नीचा दिखाने का, लक्ष्य ने गंभीर होकर कहा। मुझे यहाँ से जाना है, मायरा ने कहा और अपना बैग संभालते हुए एक कदम आगे बढ़ाया कि लक्ष्य ने उस रोकते हुए कहा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये कहते हुए लक्ष्य ने मायरा को कुर्सी और फेंक दिया। लक्ष्य अब धीरे से उसकी कुर्सी के पास आया और बोला, तुम्हें बस इतना करना है कि मंत्री साहब और अयान के सामने तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो, और ये भी कहो कि अयान सिंह अरोड़ा ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो, मायरा ने गुस्से से कहा। इसकी बात और लक्ष्य मुस्कुराया और रिमोट से टीवी ऑन किया। एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड स्क्रीन पर चलने लगी। द रॉयल ड्रीम प्रोजेक्ट स्टे ऑर्डर इम्पोज्ड। फिर वो मायरा की आंखों में देखकर बोला, तुम जानती हो, ये प्रोजेक्ट सिर्फ अयान का नहीं है, इसमें सैकड़ों लोगों की मेहनत, लाखों का निवेश और करोड़ों का सपना लगा है, और ये सपना अब डूब रहा है सिर्फ एक वजह से, तुम। मायरा ने चौंककर उसकी ओर देखा। मैंने क्या किया? लक्ष्य अब सीधा हो गया, उसकी आंखों में अब सिर्फ हिसाब था। तुम्हारी वजह से मेरे पिता ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई है। ये उसी थप्पड़ का बदला है जो तुमने मुझे सबके सामने मारा था। अब मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, उसने सामने झुककर कहा। या तो तुम मेरे सामने आकर माफ़ी मांगो हाथ जोड़कर, और कहो कि वो गलती तुम्हारी थी। वो रुका और फिर ठंडी आवाज़ में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट, या फिर इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए खत्म होते देखो। कमरे में सन्नाटा था। मायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसकी सांसें टूटने लगी थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उस पर डाल दिया गया हो। लक्ष्य अब धीरे से मुस्कुराया। सोच लो मायरा, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है, ये उन सैकड़ों लोगों की किस्मत का फैसला है जो अयान के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। तुम बहुत घटिया इंसान हो, मायरा ने चीखते हुए कहा। इस पर लक्ष्य बेहूदगी से हंसने लगा। अगर अयान को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मायरा ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अरे पता है उसे, लक्ष्य एकदम से मायरा के पास आकर बोला। वो थोड़ा चौंक गई। उसे सब पता है कि मैं तुमसे माफ़ी मंगवाना चाहता हूँ, लेकिन भाई गुरूर है बंदे में, चाहे प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाए लेकिन उसने मेरी शर्त को ऐसे ठुकरा दिया जैसे उसके लिए तेरे सिवा कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं रखता हो। इसलिए मैंने सोचा अगर उसे झुकना है तो पहले तुझे झुकना होगा। लक्ष्य बोलते हुए उसकी आंखों में देख रहा था जो अब सोच में डूबी हुई थी। उसका दिल पिघल रहा था। उसे अब बस इतना समझ आ रहा था कि उसकी वजह से अयान का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्या करेगी अब मायरा? क्या लक्ष्य से माफ़ी मांग लेगी? क्या होगा जब अयान यहाँ आएगा? क्या वो मायरा को रोक पाएगा, या इस बार हार अयान के नसीब में थी?